अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है ये मैं 4th ईयर फ़िज़ियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, या हर वो बंदा जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज पढ़ रहा है उसके लिए। मेरे जूनियर्स जो हैं वो बोल रहे थे कि आप कोई वीडियो बना दें, हमें थेराप्यूटिक्स की ही करवा दें, ज़्यादा ना करवाएं। यार मैं अभी खुद पढ़ी हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जितना एग्ज़ाम प्रेशर आप पे है उतना मेरे पे भी है। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स पास ही हैं, मैं अभी तो नहीं बना सकती वीडियो आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज, क्योंकि पढ़ना पड़ता है। बेशक मैंने पास आउट कर लिया हुआ है लेकिन पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं मैक्सिमम आपके लिए जो कर सकती हूँ वो ये है कि मैं वीडियो बना दूँ कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से आपने करना है, क्या इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें ये थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की, वो मैं आपको बता सकती हूँ। इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। मे बी नेक्स्ट ईयर, आपके नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने माशाल्लाह काफ़ी कुछ अपलोड कर दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ कि इसके इम्पोर्टेंस आपको बता दूँ। स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 10 से आपका कोर्स स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 10 जो है ये मेरी बुक में कोई इशू था, पता नहीं क्यों पेज मिसिंग थे, इस वजह से मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी निकाली हुई है। चैप्टर 10 जो है इसके यहाँ डेफिनेशंस हैं स्टार्ट पे, ठीक है। डेफिनेशंस ये पेपर में तो मेरा ख्याल बिल्कुल कभी भी नहीं आई हैं, लेकिन ये है ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने डेफिनेशंस जो हैं ये ज़रूर पढ़नी, क्योंकि आपका थ्रू आउट जितना भी आप आगे करेंगे ना, ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, ये आगे लीड करती हैं। फिर ये सिवियरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रेड्स हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद करना है आपने। और जो टेबल्स हैं, टेबल्स को किसी भी हाल में आपने मिस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये स्टेजेस हैं रिपेयर की, ये टेबल जो है ये मैंने आपको कहा किसी भी चैप्टर का आप कुछ भी ना करोगे ना, खाली टेबल कर लो, ठीक है। ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.1। उसके बाद ये यहाँ तक मैंने पढ़ा था। उसके बाद ये टिश्यू रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर के ही नहीं खाली मैंने मार्क किए हुए अपनी बुक के ऊपर, मैंने जो कभी कोई स्टैंड अप में क्वेश्चन आया हुआ है या टीचर्स ने जो है जो पेपर सेटर्स हैं उन्होंने कहीं पे एग्ज़ाम में कहीं पेपर दिया हुआ है या कहीं पे किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे मैंने अपनी बुक पे मार्क किए होते हैं। तो क्योंकि मैंने खाली पढ़ने होते हैं पास्ट पेपर, तो जिसने पास्ट पेपर करने होते हैं वो इसी तरह ये सारी चीज़ें तैयार करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो टेबल्स आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। इस चैप्टर के तो खाली टेबल्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये प्रॉफ में आया हुआ है टेबल 10.3। उसके बाद अगर कोई रीड करना चाहता है तो कर ले, लेकिन ये जो टेबल्स हैं ना ये इस चैप्टर में सिर्फ मेरा ख्याल टेबल ही आते हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे ना ये सारे टेबल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये इनको करने का क्राइटेरिया ये होता है कि सबसे पहले हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है, ठीक है। देन जो छोटी सी मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं आपके, कि अगर उसको पेन है, स्वेलिंग है, ऐसी चीज़ों को आपने पहले मैनेज करना होता है। और फिर लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आते हैं कि उसको चलाना है, हमने उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ों की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। देन इसके सारे टेबल्स हैं इस चैप्टर के, मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आ जाता है। चैप्टर नंबर 11 में ये जो डिजीज़ है ना कोई ये ज़रूर आ जाती होती है, आर्थराइटिस और ये जो फर्स्ट 15 to 16 चैप्टर्स हैं ना तकरीबन आपको सारे ही करने पड़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका जो टेबल है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रूमाटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस का डिफरेंस, और ये रूमाटाइड आर्थराइटिस का जो क्राइटेरिया है बॉक्स 11.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बाकी भी आपने रीड करना है। मेरी जो बुक है ना इस पे अगर कोई चीज़ मैंने मार्क की हुई है इसका मतलब है वो पढ़ने वाली है, क्योंकि मैं पास पेपर करने वाली बंदी हूँ। अगर मैंने पढ़ा है तो मतलब पढ़ने वाली चीज़ थी तो पढ़ा है, ज़रूरत पड़ी है, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन होती है, आप ये ना समझें कि खाली पास हो जाते हैं। अच्छे से पढ़ो, स्मार्ट स्टडी किया करो, काफ़ी होता है, रट्टे ना मारा करो। बाकी ये प्रॉफ में आया हुआ है LEQ, ये 11.3 बॉक्स प्रॉफ में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। बाकी ये रीडिंग ज़रूर करनी है। ये कहाँ अगर ये आपको पेपर में नहीं आएंगे ना तो वाइवा में पूछ लेते हैं,
इस चैप्टर में से बहुत पूछ रहे थे वाइवा में, जो एक्सटर्नल थे। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़रूर करना है और रूमाटॉइड आर्थराइटिस ज़रूर करना है, ठीक है। ये देखें, अगर मैंने सारा रीड किया हुआ है तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देन जो टेबल्स होते हैं वो मैनेजमेंट के होते हैं मोस्टली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट पीछे हमने रूमाटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा है, और ये तो हमें भी आया हुआ है। ये जो टेबल है ना, डिफरेंस फिब्रोमाइल्जिया और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, ये हमें भी प्रूफ में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो फिब्रोमाइल्जिया है, और ये सारा रीड करना है आपने। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम सारी पढ़नी है। मैनेजमेंट हर चीज़। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस है। अब ऑस्टियोपोरोसिस का जो WHO का क्राइटेरिया है ना, ये ज़रूर करना है। देखें, 3 लाइनें हैं और ये पास का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है, आपको पास्ट आ जाएंगे, तो पास्ट अच्छे से करना है। होपफुली मेरी वीडियो कोई पेपर सेटर नहीं देख रहा। तो ये सारा रीड करने वाला है। मैंने आपको बताया जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, ये सारे रीड करने हैं। ये देखते जाएं जहाँ जहाँ मार्किंग हुई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, रिकमेंडेशन फॉर एक्सरसाइज। देन टाइप्स फॉर फ्रैक्चर प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़रूर किया करें अगर किसी की होती हैं। बोन हीलिंग, ये वाइवा में मेरे से भी पूछा था उन्होंने, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 11.5 टेबल बॉक्सेस टेबल्स जो भी हैं, ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है ना, बेशक आप थ्योरी छोड़ दो। उसके बाद यहाँ से खाली मैंने टेबल्स ही किए हैं, ठीक है। ये पास में आया हुआ 11.9 और यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद चैप्टर 12 आ जाता है, सर्जिकल इंटरवेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इसमें ये जो स्टार्ट वाले 2 टेबल्स हैं, ये रट लेने आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, ये जो है पेन, रेंज ऑफ मोशन और ये जो भी पॉइंट्स वगैरह उन्होंने बना के लिखा हुआ है, ये जो ऑपरेशन से पहले आप इवैल्यूएशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में भी पूछते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट केयर एजुकेशन, ये सारा करना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ आता ही रहता है, ये बदल बदल के आ जाता है लेकिन आ जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 चैप्टर तक तो सोचे भी ना कि कुछ स्किप करना है, ठीक है। उसके बाद 12.5 वाला टेबल जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, ये टेबल्स जो हैं ये लाजमी करने में बार बार रिपीट कर रही हूँ, टेबल्स ना छोड़ें। 12.5 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है टेबल, ये इतना लंबा टेबल है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली एक टेबल उठा के आपको दे देते हैं। ये देखते जाएं, मार्क करते जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। उसके बाद ये DVT जो है, ये अगर वहाँ पे नहीं आएगा ना, तो आपको ज़रूर उसमें आ जाएगा वाइवा में। DVT को इग्नोर नहीं करना। इवन मेडिसिन में भी बहुत पूछते हैं, ठीक है। DVT में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स सेपरेट से आया हुआ है, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। और उसके अलावा जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, ये जो है कैसे रिड्यूस करना है रिस्क फैक्टर्स, ये जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं पास पेपर से। इसकी मैनेजमेंट भी है, ये सेपरेट आए हुए हैं, ठीक है। तो ज़रूर करें, इनको स्किप नहीं करना। ये जो आपकी बुक है ना, इसमें 4 बुक्स हैं ना, जैरा है, पीड्स है और स्पोर्ट्स है। तो अगर आप 3 अच्छे से कर लोगे ना, तो मैं प्रो टिप्स दे रही हूँ आपको, 3 अच्छे से कर लो ना, चौथी छोड़ने की ऑप्शन होती है। सो मैंने क्या किया था, ये रीड करना है, ग्राफ्टिंग क्या होती है। मैंने तो रीड नहीं किया, आप रीड कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत किया हुआ है कि आइडिया हो जाए ना ग्राफ्ट्स क्या होते हैं।
तो मैंने क्या किया था कि मुझे पीड्स जो है वो बहुत गंदी लगती थी। तो ये टेबल 12.10 है, ये भी करें। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं 3 बुक्स अच्छे से करूँगी और ये छोड़ दूँगी पीड्स। ये नहीं है कि मैंने पीड्स की नहीं थी, बिल्कुल भी पीड्स की थी, रीडिंग कर ली थी एक बार तकरीबन। जो जो मुझे अच्छे टॉपिक्स लगे मैंने वो देख लिए। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी करने वाला नहीं है। तो जो जो मुझे टॉपिक्स मैंने वो देख लिए। बाकी मैंने क्या किया कि सिर्फ किया जारा को मैंने अच्छे से कर लिया, क्योंकि जारा हमें पढ़ाती थी मैम कंवल, और वो सुनती हैं और गुस्से वाली हैं वो। तो हमारी जारा वाली मैम बहुत गुस्से वाली थी, तो उनके डर से हमने वो पढ़ी हुई थी। उसका 50% पोर्शन जो था वो पहले ही तैयार किया हुआ था, तो 50% रहता था वो मैंने बाद में तैयार कर लिया। स्पोर्ट्स में मुझे वैसे ही इंटरेस्ट है, वो चीज़ें जो होती हैं आपकी बायोमैकेनिक्स जो है वो रिपीट हुई हुई है, तो वो तो तकरीबन आती होती है। तो ये थेरा थी, तो ये तो है ही मेजर, इसको नहीं आप छोड़ सकते, ये ऑप्शन में भी नहीं आती, ठीक है। तो पीड्स जो थी वो फिर मैंने सारी नहीं की, उसके इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स मैंने कर ली थी, बाकी मैंने नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से निकल गए, पोजीशन भी बन गई है। तो प्रो टिप्स लिया करें, ज़रूरी नहीं है सारा सारा रटते फिरें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 13.2 SEQ में बहुत बार आया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप सारा सारा पढ़ें। मैं कहती हूँ कि वो बंदे बेवकूफ़ होते हैं जो सारा सारा पढ़ते हैं, मेरे नज़दीक, ठीक है। स्मार्ट स्टडी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। पढ़ो, देखो इम्पोर्टेंट हाँ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए आपको, ये नहीं मैं कहती कि वर्ड टू वर्ड वो जो है एक क्वेश्चन याद किया है तो बस वही होना चाहिए। अब हमें कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आप 4th ईयर में आ गए हो, ये चीज़ें आप बहुत बार पढ़ चुके हो, जो भी बात चीज़ पढ़नी है पढ़नी कॉन्सेप्ट्स के साथ है। ये टेबल जो है ना ये बहुत बार आया हुआ है पास में, ठीक है। इस चैप्टर के तो तकरीबन टेबल्स हैं और एंड से थोड़ा, तो अगर जो भी पढ़ो उसको पढ़ना अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ है, ठीक है, बेशक थोड़ा पढ़ो। जो लोग मुझे रियल में जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि मैं हॉस्टल में पबजी खेलती रहती थी सारा दिन, और इवन मेरी क्लास फेलोज़ हैरान थी। हमारे सीनियर्स आके मुझे कहते थे पास सुबह पेपर है उठ जाओ। मुझे पता होता है मैंने अपने पास पेपर रिवाइज़ करके जाना है, खैर है। पास पेपर का मतलब ये नहीं होता पास पेपर की बुक जो है सिर्फ वही पढ़ लो। पास पेपर का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं पास पेपर की बुक के अलावा, जो रिसेंट जो होता है ना सप्ली का पेपर आया हुआ या जो सेंड अप होता है वो नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। अच्छा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, ये नर्व्स जो हैं इनकी मोबिलाइजेशन, ये लॉन्ग में बहुत बार आ जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। रट लें ये चीज़ें, अल्नर नर्व की कैसे करानी है, रेडियल की कैसे करानी है, मीडियन की कैसे करानी है। देन न्यूरल टेस्टिंग जो है, ये शार्टिक नर्व वगैरह जो है ये लॉन्ग में आया हुआ है। इस चैप्टर के लास्ट से ही करने वाला है, स्टार्ट से सिर्फ टेबल्स ही थे, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ना जो प्रैक्टिकल वाली होती हैं, ये पिक्चर देख लेंगे तो आपको समझ आ, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई रट्टे शट्टे वाली चीज़ नहीं होती है, पिक्चर में सारा कुछ। और हम लोगों ने की तो चलो लैब्स हुई हुई थी, आप लोग थोड़े ज़्यादा खुशकिस्मत हो, आपकी लैब्स भी नहीं हुई हुई। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा ही रीड करना है आपने, बल्कि याद करना है। एटियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स मेरा ख्याल ये ना शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। इस चैप्टर के टेबल्स तो आपने छोड़ने नहीं है, और जो लास्ट पे जहाँ से नर्व टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हुई है ना वहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। कंप्रेशन जहाँ पे होते हैं ये सारा वही चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है TOS, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आपको दिखा दूँ बस एक बार एक बुक, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं पढ़ा। ये लॉन्ग में आया हुआ है नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट इसकी, कि ये जो TOS है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। उसके बाद 13.8 टेबल है, ये शॉर्ट में आया हुआ है। कार्पल टनल सिंड्रोम
मैं अब इसकी इम्पोर्टेंस आपको क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। हमारे सेंडअप में भी आया हुआ था। ये रटने वाली चीज़ें हैं, इनको घोल के पी लें जैसे मर्ज़ी, इसको नहीं छोड़ना आपने। पहले 15 चैप्टर तक तो आप सोचे ही ना कि आपके पास चॉइस है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत चॉइस मैं आपको दे रही हूँ कि इसका टेबल यहाँ से कर लें, यहाँ से थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, बस इतना ही। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बॉक्स 13.9 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारा कार्पल टनल सिंड्रोम ही चल रहा है, तो ये सारा आपने रीड आउट करना है, ठीक है। अल्नर नर्व की कंप्रेशन आ गई है, वो मीडियन नर्व की कंप्रेशन है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम। मेरा गला ख़राब है, मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती। मैं एक दिन में पता नहीं 2 वीडियोज़ या 3 बना लूँ ना, तो चौथी की हिम्मत नहीं आती है मेरे में, मेरा गला ख़राब हो जाता है। और कॉन्टीन्यूसली बना रही हूँ तो इस वजह से गला ख़राब ही जा रहा है। माइक का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सो ये आप देख रहे हैं ना पीछे, ये शॉर्ट में आया हुआ था 13.10 वाला रीजनल पेन सिंड्रोम जो है। ये जो यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है ना, कॉजेल्जिया और उसका, ये आपने ये जो टेबल है इसको रट लेना है। मेरा ख्याल है ये हमें भी आया था, ठीक है। तो ये टेबल्स ही हैं आपके इस बुक में से, मोस्टली टेबल आता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो टेबल है, और लॉन्ग जो है वो तो आप एक ना एक, ये कोई डिज़ीज़ आ जाएगी एक आधा वो नी ऑपरेशन के बाद क्या उसको कहते हैं, मैनेजमेंट जो होती है वो आ जाएगी, या जो है टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी आ जाएगा, या टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आ जाता होता है। तो इसके टेबल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट थे, और बाकी डिजीज़ थी। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म। अगला चैप्टर है 14 स्पाइन, जो है जो एसएमसी में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए, उनके टीचर्स का फेवरेट स्पाइन पोर्शन बहुत पसंद है। बाकी बच्चों को के टीचर्स का भी होगा, बट मुझे उनका आइडिया नहीं है। इसमें से पेपर ज़रूर आना है, क्योंकि पेपर सेटर तो यहीं पे है ना, ठीक है। तो स्टार्ट पे आपने ये सारी डेफिनेशंस वगैरह हैं कि कौन सा प्लेन होता है। ये तो एनाटमी आपको पहले ही पता है, ठीक है, कौन से प्लेन में कौन सी मूवमेंट होती है। सर्वाइकल स्पाइन की ये जो मूवमेंट्स है ना, ये शॉर्ट में आया हुआ था। कन्वेक्स कनकेव रूल था कुछ, कपल्ड मूवमेंट क्या होती हैं, नॉन कपल्ड क्या होती हैं, ये आता है आपके उसमें। मैं तो ये देखें पता नहीं क्या कुछ बना बना के याद कर लेती होती हूँ, आप भी कुछ ना कुछ बना लिया करें अपने लिए। कपल्ड और नॉन कपल्ड को आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है पूरी स्पाइन में, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए, वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है। बाकी ये चैप्टर रीडिंग है, मतलब खाली रीडिंग नहीं, बाकी रीडिंग भी करनी है। उसके बाद स्पाइन की कर्व्स जो होती हैं कितनी होती हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने रट लेना है। कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें से रटने वाले हैं। वो ग्रेविटी का आपने इफेक्ट देख लेना है, ये कर्व्स कौन सी होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी, ये जो है ना पोस्टल स्टेबिलिटी इन द स्पाइन, ये कोई मैंने 10 जगह क्वेश्चन देखा है ये आया हुआ, ठीक है। पेपर में भी, हमारे पेपर में भी आया था, हमारे सेंटर में भी आया हुआ था, और मुझे हर बार ये ना भूल जाता होता है। आप लोग रट लेना। उसके बाद ये टेबल है 14.2, ये सारा करना है। उसके बाद मसल इन्फ्लुएंसेस ऑन स्टेबिलिटी में एक टेबल है, डीप सेगमेंटल मसल्स और ग्लोबल मसल्स का जो डिफरेंस है, इसको घोल के पी जाएं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट है। स्पाइन आपका बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। पहले 15 चैप्टर्स आपने छोड़ने नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। 14.4 जो टेबल है ये मेरा ख्याल है हमें सेंटर में आया था, या शायद मतलब मैंने किसी टेस्ट में देखा है या कहीं पे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2-3 बार मैंने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है, तो इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। आपके टीचर्स ने भी बल्कि आपको बताया होगा क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे नज़दीक ना जो क्वेश्चन आता है इसमें से या तो आपको आ जाएगा मैनेजमेंट का कोई ना कोई, ठीक है। ये यहाँ से कुछ नहीं करने वाला, जो मैंने मार्क नहीं किया ना, मतलब छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल से यहाँ से दोबारा आपने इसको पढ़ना स्टार्ट करना है।
ठीक है, ये देख लिया करें। और ये जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वाला वेल्सेल्वा मैन्यूवर, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाइवा में, रिटन में, कहीं भी ये ज़रूर आएगा आपके शॉर्ट में, मेरे नज़दीक बहुत बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद एटियोलॉजी ऑफ पेन है, मैकेनिकल फैक्टर्स ये है वो, ये सारा करने वाला है, ठीक है। पेन सिंड्रोम्स क्या होती हैं, कॉमन फॉल्टी पोस्चर्स वगैरह वगैरह, ये सारा आपने ना ज़रूर करना है, क्योंकि स्पाइन जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी, लेकिन स्पाइन जो है ये आप इसमें मेरा ख्याल पहली बार पढ़े हो डिटेल से, तो स्पाइन आपने इग्नोर नहीं करनी, ठीक हो गया। तो ये सारा आपने पढ़ना है, जो भी फॉल्टी पोस्चर्स थे ये देखे मैं सारा ही मार्क किया हुआ है। और इसको जो ठीक करते हैं, कैसे ये टेस्ट करते हैं, ये देखें, ये जो टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपसे वैसे ना, आपसे अगर पूछेंगे ना रिटन में तो वाइवा में पूछ लेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन बायस जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन पेरिफेरलाइजेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइजेज क्या अगर आती हैं ये सारा पता होना चाहिए। मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट वाला तो कोई टेबल नहीं छोड़ने वाले आप, ठीक है। उसके बाद ये जो नोज़ वाले ये जो टेस्ट है ना, ये पता नहीं पीछे कहाँ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये जिसकी पिक्चर है ये सारा रीड करने वाला है, ठीक है। ना आप टेबल्स छोड़ सकते हैं, ना जिसकी डायग्राम बनी हुई है इस चैप्टर में आप वो छोड़ सकते हैं, कोई एक आधा जो कोई फोकस ऑन एविडेंस वाला पॉइंट है शायद वो छोड़ सकते हो आप, ये सारा चैप्टर पढ़ने वाला है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जो रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। देन 15 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, मैनेजमेंट गाइडलाइंस। ये जो है ना इंजरी एंड डिजनरेशन ऑफ डिस्क, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर SCQ नहीं आता तो LEQ में आ जाता है इसका पार्ट, कि आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोट्रूजन क्या है, प्रोलैप्स क्या है। अगर आपको 3-4 डेफिनेशंस दे दी जाएँ तो आपको तो सेम ही लगेंगे ना, प्रोट्रूजन भी वही होती है और एक्सट्रूजन भी वही होते हैं वगैरह, तो डेफिनेशन देख लिया करें। फटीग ब्रेक डाउन और उसके साथ एक और चीज़ थी ट्रॉमेटिक रप्चर, ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनका डिफरेंस जो भी है। उसके बाद डिस्क पैथोलॉजीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड कंडीशंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। टिश्यू फ्लूइड स्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्क लीजन एंड फ्लूइड स्टेसिस, ये यहाँ से तो सारा ही पढ़ने वाला है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस बता रही हूँ कि ऑनसेट एंड बिहेवियर ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम डिस्क लीजन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये टेबल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 15.1 वाला जो बॉक्स है। उसके बाद पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप्स आ जाता है। डिस्क डिजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा ही पढ़ने वाला है, ठीक है। बॉक्स 15.2 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा कोई मार्क लगा हुआ नज़र आ जाता है किसी पे, ये जैसे ये स्टार्स बने हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट, मतलब मैंने डिफरेंट जगह से मार्क किया हुआ है। कहीं पे मार्कर चेंज कर लेती हूँ, कहीं पे कुछ कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे मार्क हुआ हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये वाइवा में भी बहुत पूछते हैं होता क्या है ये, ठीक है। इसकी प्रिकॉशंस। उसके बाद ये फैसेट जॉइंट की इम्पिंजमेंट क्या होती है, पैथोलॉजी ऑफ वर्टेब्रा, ये सारा रीड करना है। शर्मन्स डिजीज़ पढ़ना है आपने लाजमी। बॉक्स 15.3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ नहीं, हाँ ये बॉक्सेस पढ़ने वाला है 15.4, ठीक है। ये सारी ना तकरीबन समरी है मेरा ख्याल इसमें, ये आपने लाजमी पढ़ना है, जब तरतीब से पढ़ा करे सारा चैप्टर।
उसके बाद 15.5 टेबल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट वाला टेबल नहीं छोड़ना, कोई ना कोई एक मेरे ख्याल से ज़रूर है, क्योंकि हमें भी आता है, मैंने जितने भी पास पेपर और टेस्ट वगैरह देखे हैं ना, एक मैनेजमेंट का टेबल ज़रूर आ जाता है। अब वो मैनेजमेंट किस चीज़ की है वो डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर की पसंद पे। अब ये मैनेजमेंट गाइडलाइंस का ये सीन है कि तकरीबन सबकी सेम ही होती है, क्राइटेरिया सेम है। स्टार्ट पे एजुकेशन कराओ, फिर पेन और स्वेलिंग वाली अगर डिजीज़ है तो उसमें पेन और स्वेलिंग मैनेज करो सबसे पहले, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी पहले रेंज ऑफ मोशंस की तरफ आते हो, दैन उसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ, इंड्योरेंस की तरफ, फिर स्ट्रेंथनिंग की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता उसके एडियल्स ठीक करने हैं आपने, फंक्शनल, और एट दी एंड जो है उसको जो है उसके मतलब इन्वायरमेंट में उसको ऑक्यूपेशन के लिहाज से उसको सेट करा देना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15.8 मैनेजमेंट कोई भी नहीं छोड़नी। मैकेंजी एक्सरसाइजेज आ जाती है। एक्सटेंशन बायस, अभी तक हम फ्लेक्शन बायस पढ़ रहे थे, अब ये एक्सटेंशन बायस है, ये सारा ही करने वाला है, बॉक्स भी करना है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है मैंने। ये जो है ना सेल्फ स्ट्रेचिंग वाले जो सीन हैं ये ज़रूर करें, ये वाइवा में पूछते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ना मैंने रीड नहीं किया हुआ इसका क्या मतलब है कि ये ना वाइवा में इम्पोर्टेंट थे, लेकिन मेरे साथ थोड़ा धोखा भी हुआ था। एक एक्सरसाइज जो है वो पेपर में आ गई थी रिटन में, इसलिए ना अगर आपने सारा नहीं पढ़ना ना तो खाली ये जो है ये पिक्चर, ये सेल्फ करेक्शन ऑफ लैटरल शिफ्ट कैसे है ये आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पिक्चर ही देख लिया करें, नाम देख लिया करें किसका क्या है किस में कौन सी एक्सरसाइज है, ताकि आप बाद में ख़ुद से लिखने वाले बने। हमारे साथ धोखा हुआ था इस मामले में, मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था आगे जब आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्यूट फेज़ आपने करनी है, पेशेंट एजुकेशन, डिस्क्लेजन में क्या होता है ये अगर आप मतलब सारा नहीं पढ़ते ना तो आपको आइडिया नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ज़रूर बनाएं अपना, उसके बाद आप बेशक अपने पास से लिख लो। मैंने आज तक कुछ भी मेरा ख्याल है कि बुक वाला नहीं लिखा होना वर्ड टू वर्ड, मेरी अपनी ही सेल्फ राइटिंग चलती है, उनको पसंद आ जाती है नंबर दे देते। सेल्फ फ्लेक्शन बायस एक्सरसाइजेज हैं ये जो भी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ करेक्शन ऑफ लैटरल शिफ्ट, क्योंकि मुझे साथ साथ याद आ रहा है ना देख के कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कि हमारे टीचर्स ने कही थी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूँ। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलना भूल जाऊँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद दे के मार्क नहीं कर रहे, आप साथ साथ देखें और मार्क करते जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल 15.2, जहाँ मेरी कोई लाइन लगी दिख जाए मतलब वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट भी छोड़ देती हूँ और अगर मैंने पढ़ा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टेबल जो है ये बहुत लंबा है, ये सारा करना है। उसके बाद शर्मन्स डिजीज़ पहले भी आया था, इनका एलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी पहले आया था, फिर भी यहाँ से इसको रीड दे दीजिएगा। उसके बाद ये टेबल ज़रूर करना है आपने, बॉक्स जो भी है। ठीक है, फिर मैं वही बात बताती हूँ कि पिक्चर देख लिया करें, कुछ भी ना करें पिक्चर देख लिया करें, नाम देख लिया करें अगर ये नहीं करना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है शॉर्ट गन टेक्निक। शॉर्ट गन टेक्निक जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसे वो नहीं था वेलसेल्वा मैन्यूवर, वेलसेल्वा मैन्यूवर नहीं आएगा तो ये शॉर्ट गन टेक्निक आ जाएगी। ठीक है, ये कैसे करते हैं यहाँ पे है, इसके डायग्राम से भी पता चल रहा है। ठीक है, एक और है यहाँ पे वो पता नहीं किस चैप्टर में है। तो ये जो है ना ये इस तरह की जो टेक्निक्स आ जाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेडेक्स का डिफरेंस, ये आपके पास्ट का लॉन्ग है, ये टेंशन हेडेक क्या होती है वगैरह वगैरह, ये सारा करना है आपने। उसके बाद माइलोपैथी कोई नहीं करना, माइलोपैथी का ना एक टेबल है, ये यहाँ से थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। TMJ की जो सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एक शायद आगे आए एक टेबल है वो आपका आता होता है। देन आ जाता है 16 चैप्टर स्पाइन एक्सरसाइज एंड मैनिपुलेशन इंटरवेंशन। देखें ये इम्पोर्टेंट है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने आपको बोला है ना कि मैं इम्पोर्टेंट भी छोड़ देती हूँ और जो मैंने पढ़ा वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैंने पहले मार्क कर लिया था सारी बुक पे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं पास्ट और सेंड अप्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से पेपर निकलवा के, तो वो क्योंकि जब करना ही पास्ट है तो तमीज़ से कर लेना थोड़ा। एलिमेंट्स ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग करना है, ज़रूर करना है, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको रिलैक्सेशन पे 15 गुजर गया ना चैप्टर, 16 से थोड़ी रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये देख लिया करें, मार्क कर लिया करें अपना कि क्या पढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक रीजन में स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, इनको रट लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती होती हैं, ठीक है। तो मैं मार्क कर लेती थी, फिर जो मुझे किसी ने बताया 16 तक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद सिलेक्टिव, तो फिर मैंने भी फिर 16 तक ही सीरियस लिया है, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैनुअल स्ट्रेचिंग जो है, मैनुअल स्ट्रेचिंग आपने ज़रूर पढ़नी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये टेक्निक्स एंड डिफरेंट, देखिए मैंने इसका इतना ही पढ़ा है। सेल्फ स्ट्रेचिंग, जहाँ पे सेल्फ स्ट्रेचिंग वाली सीन आए ना वो ज़रूर पढ़ा करें। और ये ज़रूर करनी है आपने, मैनिपुलेशन टू इंक्रीज सर्वाइकल फ्लेक्शन, ठीक है, इंक्रीज सर्वाइकल एक्सटेंशन। ये देखें मैंने टिक्स लगाया हुआ है, लेकिन ये मैंने ना दूसरी बुक से कर लिया था, वो पता नहीं अब उस बुक का क्या नाम है, जहाँ से प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोगों के पास भी होगी वो, ठीक है। तो मैंने ये टेक्निक्स वहाँ से कर ली थी। अगर यहाँ से मैंने पढ़ा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है मैंने करी नहीं थी, ठीक है। ये करनी है इरेक्टर स्पाइनी की कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं, फ़लाने मसल्स हैं उनको आप उनकी एक्टिवेशन टेक्निक बताओ, फ़लाना की आपने स्ट्रेचिंग टेक्निक बताओ, इस तरह का एक शॉर्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है। ये देखें मैं भी यही करती हूँ, मैं सिर्फ तस्वीर देख लेती हूँ और बाकी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ रीडिंग। अच्छा ये मार्क किया हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट है, बट मैंने नहीं किया, मैं लेज़ी हूँ इस मामले में। ये करना है आपने, मेरी लक चल गई है, आपकी चल रही पता नहीं, इंशाल्लाह आपकी भी चलेगी, बट लाइट ना लें। ये ना एसएमसी के जो टीचर्स हैं ना उनको बहुत पसंद है ये जो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं नंबर की, ये वाली जो है ना, ये हम वाइवा में करके गए थे। अगर ये रिटर्न में नहीं आए, मुझे लगता है ये रिटर्न में क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो बंदी लेट के इधर उधर हो रही है ना, ये वाला, ट्रस्ट में ये आया हुआ था। ये स्कोलियोसिस को ठीक कर रहे हैं आई गेस, और ये ज़रूर करना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ लें, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आई है यहाँ पे, रूल ऑफ लोअर फिंगर। ये तीसरा मैंने आपको बताया, गन शॉट था, वेलसेल्वा था, और तीसरा ये है रूल ऑफ द लोअर फिंगर, ठीक है। यहाँ से आपने ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है। ये 16.2 टेबल करना है। उसके बाद जो है डीप सेगमेंटल मसल एक्टिवेशन, ये 4 से 5 बार आया हमें क्वेश्चन, टेस्ट में भी आता रहा है, उसके बाद भी आता रहा है, स्टैंड अप में भी आ गया। डीप नेक फ्लेक्सर्स की एक्टिवेशन, इसको घोल के पी लें, जैसे मर्ज़ी करें, ये ज़रूर आपने करना है, ठीक है। आपके जो सीनियर्स को जो चीज़ ताज़ी जो उन्होंने फेस किया ना, वो आप लोग भी फेस करने वाले हो, ठीक है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। अपने सीनियर्स के सेंड अप्स, अपना सेंड अप भी आपने करना नहीं भूलना, बट आपके तो MCQs थे, वो भी नहीं भूलना है। लंबर मस्क्यूलेचर, उसके बाद ये सेंड अप में ड्राइंग इन मैन्यूवर, हाँ ये चौथा आ गया, वेलसेल्वा और वो 3 थे, और ये चौथा ड्राइंग इन मैन्यूवर। ये इतना पसंद है ना इनको, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये इसके यहाँ से टेबल्स को ज़रूर करना है, ठीक है। मेरी कोशिश है वीडियो छोटी हो, लेकिन वीडियो हो तो माशाल्लाह। और ये एंड से आपने ये वाले टेबल्स कर लेना, ठीक है। ये स्टेबलाइजेशन वगैरह के जो टेबल्स हैं ना, ये यहाँ पे उनकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये देखते जाएं और टेबल करते जाएं। ये टेबल आपने 16.4 करना है, इसकी डायग्राम्स नीचे बनी हुई हैं। उसके बाद ये है, ये देखें, ये एक प्रॉफ में आया हुआ है। इस तरह ना एक आधा इनके नाम ज़रूर, हमें ना मेडिकोस को ये मसला होता है, याद हमें सारा होता है, हमें ये नहीं पता होता अच्छा ये इस हेडिंग के नीचे था, वो हमें बाद में पता चलता है जब हम पेपर दे के आते हैं। ये तो मुझे आता है, मुझे पता नहीं था ये इसी में, तो हेडिंग्स पढ़ लिया करें, बाकी तो आप लोगों को आता ही होता है।
ये तो अपने पास से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नज़र से गुजरा हो तो बंदा लिख सकता है। तो ये टेबल्स जो हैं इसके लाजमी करने हैं। उसके बाद ये देखें एक्सरसाइजेज जो हैं ये आप लोगों ने, अगर आपसे कोई पूछ ले बैक एक्सटेंसर की तो आपने नज़र मार लेनी है, ठीक है, लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करने वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 आ गया है शोल्डर गर्डल। इसमें स्कैपुलर स्टेबिलिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने नहीं पढ़ा, बट इसका मतलब ये नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने कहीं और से पढ़ लिया होगा लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जॉइंट हाइपोमोबिलिटी ये वाला ज़रूर करना है, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है रिलेटेड पैथोलॉजीज़। ये जो शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर वाला सीन है ना, ये सारा पढ़ना है, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये देखें इडियोपैथिक फ्रोज़न शोल्डर जो है ये बहुत बार आया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है यहाँ से। यही पार्ट इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए ना रिलैक्सेशन शुरू हो गया, आप लोग टेंशन ना लें, अभी ज़्यादा पढ़ने वाला पार्ट गुजर गया है। उसके बाद ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी को कैसे मैनेज करना है आपने, ये जो एक्सरसाइजेज है ना, क्वाड्रल ग्लाइड कैसे देनी है, ये कैसे देनी है, ये टीचर्स की बहुत फेवरेट है। ये वाली, ये जो सेल्फ ग्लाइड्स दे रहा है ना बंदा, ये आपसे ज़रूर कोई ना कोई पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रैकिंग, जो मूलीगन की टेक्निक्स हैं, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट वाली, कि बंदा मोबिलाइज भी कर रहा है साथ साथ मूवमेंट भी हो रही है, तो ये काम जो है ना ये आपने इग्नोर नहीं करना है। ये मैंने पढ़े हुए हैं, ये हाइलाइटर मिट गए हैं, लाइट कलर में थे, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ टिक लगी है आप अपने भी टिक लगा लें, क्योंकि मुझे इतना नहीं होता कि मैंने, अब आप में से कोई निकले थीटा और वो कहे कि आप ही ने कहा था कि नहीं पढ़ना, ये मैं करा रही हूँ अपने जैसे लोगों को। तो जो थीटे हैं ना उनके लिए ये वो लगी हुई हैं टिक्स। एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं है, पढ़ने वाला है, बट मैं ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ सकती ना, तो मैंने उतने ही पढ़े थे। तो अब आपने डीले नहीं हो जाना, ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन्हें नहीं पढ़े, आप ही पास हो गई हैं तो हम भी हो सकते हैं। मेरे क्लास फेलोज़ को मेरे से यही इशू रहता है कि तुम जो नहीं पढ़ती वो पेपर में आ जाए, फिर तुम कहती हो मैंने नहीं पढ़ा था, फिर तुम लिख भी आती हो। ये SEQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम, वो सीन्स ये होते हैं, ये टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस 3-4 बार रिपीट हुआ हुआ है, इनका डिफरेंस ये पास में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ज़रूर करना है आपने, इस चैप्टर में से ज़्यादा नहीं करने वाला ये। तो सीन्स को जिस तरह है हम लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया कि जितना थोड़ा पढ़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबएक्रोमियल डिकम्प्रेशन, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है ये करने वाली है इसमें, ठीक है। बाकी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। तो अगर कोई मैंने अगर नहीं पढ़ा तो आ ही जाता है, अक्सर मेरा पेपर में से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैंने नहीं पढ़े होते, कभी सुने नहीं होते हैं, सुने तो खैर होते हैं। तो अगर ऐसा कोई आ जाता है तो मैं कर लेती हूँ अटैम्प्ट। ये यहाँ हुआ था धोखा हमारे साथ, आई थी बैंड एक्सरसाइजेस, कोडमैन एक्सरसाइज या बैंड कोई एक आई थी, और ट्रस्ट में मुझे ये पता था, लैब में भी किया हुआ था, सब था, लेकिन नाम नहीं पता था। ये पेंडुलम को कोडमैन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, नाम जो है इसका, कोडमैन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे कराते हैं, और मैंने इनको छोड़ा इसलिए था कि भाई ये तो उसमें करनी है, ये गियर शिफ्ट एक्सरसाइज, बैंड एक्सरसाइज, और ये 3 जो है ना ये लाजमी करनी है। उसके बाद ये सेल्फ स्ट्रेचिंग है, ये आप लोगों को कोई ना कोई वो पूछ सकते हैं। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि भाई ये तो करने वाली नहीं है, ये जब वाइवा होगा तब पढ़ेंगे, लेकिन किस्मत ख़राब, लिखा है थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो क्वेश्चन है ना, स्ट्रेचिंग ऑफ पेक्टोरलिस मसल, ये ज़रूर आपसे कोई ना कोई वाइवा में पूछेगा, ठीक है। कि पैक्ट के जो टी पोजीशन होती है वो किस पोर्शन के लिए है, वो क्लैविकुलर पोर्शन के लिए, और वी पोजीशन जो होती है वो स्टर्नल पोर्शन के लिए होती है। तो ये जो है ना आपने रट लेना है, ये कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा आपसे, नहीं तो रिटर्न में भी बेशक आ जाए। ये हमारे टीचर्स का बहुत फेवरेट है। उसके बाद डायनामिक क्लोज चेन एक्सरसाइजेज,
और कुछ नहीं है इसमें। बाकी जो हैं ये करने वाली तो हैं, बाकी आप लोगों ने लैब्स में की हों अगर। बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये नहीं आने वाली पेपर में, ये आपको रिटर्न में तो बिल्कुल नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल में आएंगी। तो चैप्टर 18 स्टार्ट हो गया है। मायोसाइटस ओसिफिकेंस इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सही बात बताऊँ ना, तो मैंने 16 चैप्टर्स किए थे और 17 थोड़ा सा। उसके बाद ये देखें मार्किंग हुई हुई है, लेकिन किया नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं है आप लोग नहीं करेंगे, ये मैंने कुछ पास पेपर से तैयार कर लिए थे, गोल्फर्स एल्बो, ये देखें ये सारा करने वाला है। और जिन बच्चों ने पढ़ लिया हुआ वो घबराए नहीं कि नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई 2019 में आया, कोई कहीं आया, ठीक है, ये करने वाले। लेकिन मैंने नहीं किया था, क्योंकि इतना पढ़ लूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कहीं टॉप ही ना कर जाऊँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ती। एक्चुअली मैं कट ऑफ हो जाती हूँ ज़्यादा पढ़ के। तो उसमें से वही कुछ करना था, थोड़ा बहुत जो था। 19 चैप्टर आ गए, फारिग कराएं उस चैप्टर को, उसमें कुछ भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। उसमें अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो वो पास्ट में मौजूद होगा। और हिप वाला जो चैप्टर है ना, इसमें ये यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये जो है रिलेटेड पैथोलॉजीज एंड एटियोलॉजी ऑफ सिम्टम, जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो होती है, ठीक है। ये कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट जो है ना, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये ना लॉन्ग में आया हुआ है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन फेस की मैनेजमेंट कैसे करनी है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सब छोड़ो वो कर लो। इंडिकेशंस फॉर सर्जरी ये शॉर्ट में आया हुआ है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी के, ये जो टेबल्स मैं बता रही हूँ ये टेबल्स कर लो। ये जो मैं थोड़ा सा इंडिकेशन वगैरह बता रही हूँ वो कर लो, और वो जो नहीं है टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी वो कर लो, बस पैसे पूरे हो जाते हैं। ये जो हिप वाला और नी वाला चैप्टर है ना, इसमें से आप वो 2 क्वेश्चन कर लो ना, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी और वो, बेशक बाकी ना करो। मैंने नहीं किया था, मेरा काम चल गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। टेबल 20.8 लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। 20.5 टेबल आई डोंट नो, मैंने मार्क किया हुआ है लेकिन मैंने खुद नहीं पढ़ा। अभी बार यहाँ ये कुछ एक्सरसाइजेज शुरू हुई हुई हैं, ये जो है ना ये वाइवा में ही इम्पॉर्टेंट होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये वाइवा में पूछते हैं, वाइवा में करवाते हैं। टेंसर फेशियल आर्ट और ये वो जो है, इस मसल की कौन सी है, ये तो आप लोग प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने वाले हैं ना, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। उसके बाद नी वाला चैप्टर आ गया है, तो अभी तक हमने ये नी है, उसके बाद एंकल है और ये वो। तो नी में से आप टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी कर लें, और वो आपके पास में लिखा हुआ है, ठीक है। जो हिप वाला है उसमें टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं बेशक ना करें, खाली एक दफ़ा करें। ये देखें टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी जो है ना, जो आपका पास्ट है ना वहाँ पे है तो सही, लेकिन इतना वो अच्छा नहीं लिखा हुआ, कहीं पे कम लिखा हुआ था, लेकिन कहीं पे कॉपी पेस्ट भी होता है। अगर आपको लगता है ना वहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है, इतना ही है, मोस्टली तो इसी बुक से बना होता है, तो फिर वही करें, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर भी ख़त्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पेज नंबर है 806, मेरा पेज नंबर है 806, ठीक है। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट मॉडरेट प्रोटेक्शन कंट्रोल्ड मोशन थ्रू रिटर्न टू एक्टिविटी फेस, ये 2017 में आया था, किसी सेंड अप में आया हुआ। और ये टेबल अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ACL जो है, बल्कि आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, ये भी रिहाब वाला टेबल है। मैंने नहीं पढ़ा तो मैं आपको अपने तरह बनाना चाह रही हूँ कि आप भी ना पढ़ें, ऐसा नहीं है, आप ज़रूर पढ़ें। तो ये टेबल आप लाजमी करना, क्योंकि ये पास्ट का है, तो आपकी बारी तो पास ज़रूर आएंगे, लिखवा लेंगे वैसे। उसके बाद ये एंकल जॉइंट वाला जो है टेबल 22.1 जो है, ये आपका चैप्टर 22 में है, ठीक है। ये करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है स्टार्ट। ये क्वेश्चन है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वाड्रिसेप्स लैग क्या होता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे टीचर्स हर बंदे से पूछ रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये प्लांटर फेशियाइटिस इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थिएटर साइन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, टेंडिनाइटिस और टीनोसाइनोवाइटिस, इनका आपस में डिफरेंस, स्प्लिंट्स।
इस चैप्टर में से बस ये इंपॉर्टेंट है। हाई हील्स का क्या इफेक्ट होता है, टैलोक्रूरल जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है, आईपी और एमटीपी जो होते हैं क्लोज बैक पोजीशन होती है तो ये स्टेबल होते हैं। पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये टीचर्स ने जो कुछ लिखवाया है ना वही मैंने लिखा हुआ है। सो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है, एंकल स्प्रेन होगा तो उसकी क्या मैनेजमेंट है। बाकी फजूल चीज़ें, इतना आपने अपने आप को दिमाग ख़राब नहीं कराना अपना। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि 4 बुक्स हैं आपकी इसमें। एक है आपकी जरा आप लोगों से आपकी मैम ने अगर एक बुक आपके पास छोड़ने की वो चॉइस है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। एक जारा से आएगा, एक पीड से आएगा, एक स्पोर्ट्स से आएगा और एक इसमें से आएगा। आपको पता है ना 300 नंबर का पेपर है ये, 150 रिटर्न और 150 वाइवा। तो जो पेपर 150 नंबर का आपने रिटर्न में अटैम्प्ट करना है उसमें 3 लॉन्ग है आपने अटैम्प्ट करना है, एक छोड़ने की ऑप्शन है। तो वो जो लॉन्ग छोड़ने की ऑप्शन है ना वो आप अपने जहन में रखें कि अगर मैं ये 3 बुक्स अच्छे से कर लूँ, क्योंकि मेरे जहन में था मैंने पीड्स का लॉन्ग नहीं करना, मैं शॉर्ट कर लूँगी, शॉर्ट के लिहाज से मैंने उसको तैयार कर लिया हुआ था, लेकिन मैंने उसका लॉन्ग नहीं किया था, तैयार किया था। ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, इसका बहुत कुछ तैयार किया था लेकिन कुछ छूट भी जाता है ना। तो मैंने कहा था अगर इसमें से लॉन्ग आ जाएगा तो ओके है, क्योंकि उसके वो जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं बच्चे की ग्रोथ और कैसे माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं और जो बेसिक डिजीज़ होती हैं वो ज़रूर करने वाली हैं। जारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जारा में से हमें 3D आ गया था और 3D की नहीं समझ आई माशाल्लाह, हम इतने वो शाहीन हैं। तो फिर किया मैंने वैसे पीड्स का ही था, लेकिन ये है कि पीड्स ईजी है, अपने पास से बातें लिख सकते हो, जारा में भी लिख सकते हो। तो मेजर ये है अगर आपका थेरा कवर हो गया ना तो साथ में मेरी टिप ये है कि स्पोर्ट्स करो, थेरा और स्पोर्ट्स आप फुल करो। जारा और पीड्स जो है वो अगर आपको कोई एक आधा टॉपिक उसमें से गंदा लगता है उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर जारा में से क्वेश्चन आ जाएगा तो जारा में से कर लीजिएगा जो आपको आता होगा, या फिर पीड्स में से। तो अब हम लोग तो अपने पास होने का हिसाब लगाते हैं कि इतने नंबर का पेपर है तो कितने में से पास हो जाएंगे हम, तो हम इस तरह पेपर करते हैं। आप लोगों ने भी मतलब अगर कोई थीटे मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए तो वो सारा ही पढ़ेंगे। बाकी जो पास पेपर करके बच्चे पास होते हैं ना उनके लिए एक टिप है कि पास पेपर का सिर्फ पास पेपर वाली बुक का पास नहीं होता, ठीक है। मेरे क्लास फेलोज मेरे से लड़ते हैं कि तुम कहती मैंने पास्ट किए हैं और फिर तुम टॉप कर जाती हो, और हमें तो पास में से कोई पेपर ही नहीं नज़र आया था, तुम चुप के पढ़ती हो, ये है वो है। तो मैं उनको ये बात बताती हूँ कि यार ऐसा नहीं है, पास्ट का मतलब वो पास्ट की जो बुक है आपके हाथ में है वो नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन आ गया मैं उसका उस चैप्टर में से जो देखती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो इस बार हो सकता है कि ये आ जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे से पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा खाली वो बुक वाले पेपर क्वेश्चन नहीं करती, सेंड अप्स ढूंढते हैं जो रीसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होता है ना, रीसेंट जो सेंड अप हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेंट सप्ली का पेपर, ठीक है। आपका जो 2000 फर्ज करें अभी 2019 गुजरा है ना, 19 का जो पेपर है, 19 का सप्ली का पेपर और जो आपका अपना सेंड अप का पेपर है, इसको आपने स्किप नहीं करना। जो रीसेंट पेपर हैं वो ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी हैं आपके लिए, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थ्योरी वाला जो पोर्शन है फर्स्ट 16 चैप्टर्स आपने घोल के पीने हैं। बाकी जो शोल्डर है उसमें से जो शोल्डर इडियोपैथिक शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नी वाले में से टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी और हिप वाले में से टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी, अगर सिर्फ आप यही कर लेते हैं और पहले 16 चैप्टर कर लेते हैं, ट्रस्ट मी 80% बल्कि 90% यू आर डन। बाकी पास्ट कर लो ना, पास पेपर्स कर लो तो हो जाएगा पेपर। मेरा नहीं ख्याल इसके बाहर से कुछ आएगा, अगर कुछ आ जाता है फिर अल्लाह के हवाले, मैं तो लिख लेती हूँ अपने पास से अगर कुछ ना कुछ, क्योंकि छोड़ के आने की ऑप्शन नहीं होती है। गलत लिखा हो लेकिन लिख के आओ। चलें बस ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।